हेलो बच्चों। आज हम लोग बात करेंगे मोल कॉन्सेप्ट की। और ये जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, क्यों बात कर रहा हूँ, केमिस्ट्री तो मैं पढ़ाता नहीं, लेकिन क्लास 11th के बच्चों जो मेरे ऑफलाइन कोचिंग के, वही कह रहे थे कि सर आप समझा अच्छा लेते हैं, तो एक मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर थोड़ा सा एक वीडियो बना दें जो 9th-10th वालों के लिए भी फ्रूटफुल रहता है और क्लास 11th के लिए भी रहता है और आगे भी रहता है। तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा देख के मैं आपको एक आसान लैंग्वेज में थोड़ा सा बताने की कोशिश करूं। तो ये एक मोल कॉन्सेप्ट के बारे में वीडियो है कि इसका यूज़ क्या है और क्या है मोल कॉन्सेप्ट, और इसके 2-3 छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स जिससे कॉन्सेप्ट अच्छे से आपका क्लियर हो जाए। तो चलिए बात शुरू करते हैं हम लोग तुरंत कि जो मोल कॉन्सेप्ट है हमारा, ये इसकी ज़रूरत हमको क्यों पड़ी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले आपको जान लेना चाहिए। तो क्यों ज़रूरत पड़ी इसकी बात करते हैं और देखिए कैसे सुविधा आपको मिलने वाली है। देखिए ये एक इक्वेशन लिखी हुई है, सब आप बहादुर बच्चे हैं पढ़ने वाले, बिल्कुल आती है आपको। तो ये जो एक इक्वेशन लिखी है, केमिकल इक्वेशन लिखी हुई है, इसमें ये क्या बताने की हम लोगों ने कोशिश की है कि भाई हाइड्रोजन एटम अगर ले रहे हैं तो 2 हाइड्रोजन एटम ले लो, आप 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ले लो यहां पर, और 1 मॉलिक्यूल आप ऑक्सीजन का ले लो, तब जाके ये 2 मॉलिक्यूल देंगे आपको वाटर का। तो ये इसका मतलब है कि 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के और 1 मॉलिक्यूल, यहां तो कुछ नहीं लिखा तो 1 समझते हैं आप, ऑक्सीजन का, और मिलने वाला है वाटर का 2 मॉलिक्यूल। अब अगर इसको केमिकल रिएक्शन को हमको कराना हो लैब में तो हम कैसे करेंगे बताइए। कोई 2 मॉलिक्यूल हम निकाल तो सकते नहीं है। हमारे पास बाय द वे मान लीजिए ये है, हमारे पास कंटेनर है, इसके अंदर हाइड्रोजन गैस है, समझ लीजिए आप। तो हाइड्रोजन गैस का हम 2 मॉलिक्यूल कैसे निकालेंगे? इट इज वेरी डिफिकल्ट। डिफिकल्ट क्या, कुछ असंभव जैसी बात है कि 2 मॉलिक्यूल निकाल के लाओ, फिर 1 मॉलिक्यूल उधर से लाओ, और भाई इन दोनों को मिलाएंगे तो 2 मॉलिक्यूल पानी के पाएंगे। तो ये तो संभावना कुछ लग नहीं रही है। ये प्रैक्टिकली जब हम लैब पे दर्शाने के लिए बिल्कुल ठीक है, करेक्ट है टेक्निकली, लेकिन जब प्रैक्टिकली हम करने जाएंगे देन इसका लिंकेज ठीक से नहीं बैठा पाएंगे। तो अब देखिए, अगर हम इस लिंकेज नहीं बैठा पाएंगे तो अब हम क्या कर सकते हैं। यहां अगर 2 मॉलिक्यूल लिखा था हाइड्रोजन का, इस 2 मॉलिक्यूल को मैं कह दूं 20 मॉलिक्यूल हमको चाहिए हाइड्रोजन का। उसी रेशियो में आपका ऑक्सीजन का बढ़ जाएगा, ये 10 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के चाहिए, और साथ में ये 20 मॉलिक्यूल आपको वाटर के मिल जाएंगे। ये रेशियो तो वही है ना, 2:1, ये तो 1 था ना, तो 2:1, और ये जो मिल रहा है वो 2, उसी रेशियो में ऐसा कह सकते हैं हम लोग ना। इसी तरह आप चाहें तो इसको कह सकते हैं कि आप 200, 100 और 200 ले लीजिए कि भाई 200 मॉलिक्यूल आप हाइड्रोजन के लेके आ जाओ और 100 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के लेके आ जाओ, तो पानी के 200 मॉलिक्यूल आप बना सकते हैं। ये भी बात समझ में आती है, लेकिन हमको तो उतने मॉलिक्यूल चाहिए जो वाकई में कंटेनर से निकाल सकें। वो तो मॉलिक्यूल गिन तो ना पाएंगे। तो एक ऐसी फिगर, अगर हम इसी सिस्टम में बढ़ते चले जाएं, हम कोई नंबर ले लेते हैं, Na एक नंबर है, आप जानते हैं कि एवोगाद्रो नंबर है। समझाने के लिए कि मान लेते हैं कि एवोगाद्रो नंबर ले लें Na। तो अगर Na मान लीजिए इसका हमें Na चाहिए, तो इसका हमको 2Na चाहिए, 2:1 है, और ये प्रोड्यूस क्या करेगा 2Na के बराबर। आप समझ रहे हैं ना, ये एक नंबर है एवोगाद्रो नंबर। अगर इसी को 2Na कर दें, 1Na कर दें, तो 2Na प्रोड्यूस करेगा। ये भी बिल्कुल फर्स्ट क्लास है, देयर इज ए फर्स्ट क्लास थिंग। अब ये जो Na है इसको हम एवोगाद्रो नंबर बोलते हैं, और इसी का बिल्कुल लेना देना 1 मोल से होता है। अब इसका फायदा क्या मिलता है कि ये जो Na नंबर है, एवोगाद्रो नंबर, ये आप जानते भी होंगे कि 6.022 लेके चल रहा हूं, 23 के बराबर आप लेते हैं। ये एवोगाद्रो नंबर है, यानी एक संख्या है, और जिसे हम लोग 1 मोल बोलेंगे। अभी आप समझिएगा इसको क्या बोलेंगे, 1 मोल। 1 मोल क्या है, एक नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। जैसे कि अभी मैं और फील कराता हूं आपको, क्योंकि ये चीज कहीं मुझे मिली नहीं, तो मैंने कहा फील कराना जरूरी है आपको। तो ये 1 मोल में इतने पार्टिकल्स होते हैं, नंबर्स हैं। जैसे कि आप बोलते हैं बड़ी जनरल भाषा में, अगर केले खरीदने हो तो कहते हैं 2 दर्जन केले दे दीजिए, तो 2 दर्जन केले देने का मतलब है 24 केले। आप 24 केले भी कह सकते हैं। इसी तरीके से आप सोचिए कि हमारे पास मान लीजिए हमने 100 तक की संख्याएं बनाई, 1 2 3 4 5 6 100। अगर हमारे पास 100 तक की संख्याएं हैं
तो 100 को हम 1 सेंचुरी भी कहते हैं, हिंदी में सैकड़ा भी बोलते हैं। लेकिन ये जो 100 है इसके आगे की संख्या जो हमने बनाई और 101, 102 बनाते चले गए। अब हमको मान लीजिए लिखना हो 1 लाख, है ना। अब इसको 1000 कर देता हूं मैं, तो और डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाएगा। अगर मुझे 1 लाख लिखना हो बेटा, सोचिए समझिएगा, तो 1 लाख हमने ना बनाया होता 1 लाख, तो क्या करते 1000 को 100 टाइम्स, तो आप लिखते कि 1000 ऑफ 100 टाइम्स ऑफ 1000 इज इक्वल टू दैट नंबर। और कहीं 10 लाख की बात होती तो आप कहते कि भाई इसका 100 की जगह 1000 कर दो। फिर कहीं मैं कहता 1 करोड़ों की बात करो तो 100 1000 में बताने जाते तो और डिफिकल्ट होता। अगर आपको 1 करोड़ लिखना हो कि 1 करोड़ लिखना है, लेकिन 1 करोड़ बोलना नहीं है, देखिए 1 करोड़ बोलने में कितना आसान है, बहुत आसान है ना 1 करोड़ बोलना। अब यहां लिखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और ये हो गया 1 करोड़। ये इतनी संख्या है, आपने केवल इतना तक डिजाइन किया है, 1 2 3 4 5। तो आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा बेटा, और इसको बोलना कितना मुश्किल है देखिए, इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट अगर आप 100 में बोलना चाहें। तो इसलिए हम लोगों ने लाख बनाया था जिससे हमारा कन्वीनियंस बढ़ जाए। ये शुरुआती बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि आपको फील होना चाहिए कि जो हम बनाते हैं दर्जन, हम बनाते हैं स्कोर, एक स्कोर में 20 यूनिट्स होती हैं, जो हम बनाते हैं सेंचुरी 100, ये एक में 100 होती हैं, 1 लाख बोलते हैं तो 1 लाख में एक पर्टिकुलर स्लैब होता है ना। ये इसलिए कि कन्वीनियंस हो। यही चीज कन्वीनियंस के लिए जो मोल कॉन्सेप्ट बनाया गया है। मोल कॉन्सेप्ट ऐसी कोई चीज नहीं थी कि जिसके बिना काम चल ना सके, लेकिन मोल कॉन्सेप्ट की वजह से हमारा चीजें बहुत आसान हो जाती हैं, कन्वीनियंस हो जाता है। क्योंकि जैसे ही आप Na लिख देते हैं, Na का वैल्यू काफी ज्यादा है, देखिए 6.022 इंटू 10 की पावर 23 विच इज क्वाइट ह्यूज। अब इतनी संख्या तब भी आप नहीं निकाल पाएंगे। अगर मैं आप बोलूं, देखिए मजेदार बात, अब कनेक्शन देखिए, फिर हम टेक्निकल चीजें पढ़ेंगे कि आपका काम कैसे बनेगा। इसको फील कीजिए आप कि मान लीजिए कंटेनर है हमारे पास, मैंने आपसे बोला कि Na इतने इसमें से मॉलिक्यूल या एटम निकालो, तो आप उतने मॉलिक्यूल गिन थोड़ी सकते हैं। कैसे गिनेंगे, गिन ही नहीं पाएंगे, दिखते थोड़ी है कोई सच लेबोरेटरी के अंदर। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि इस एवोगाड्रो नंबर का कनेक्शन हमें मास से करना पड़ेगा कि भाई हम इसका मास ले लेते हैं कि भाई हम 10 ग्राम ले लेते हैं, 20 ग्राम ले लेते हैं, 30 ग्राम ले लेते हैं, उसको हम मेजर कर सकते हैं। तो हमको ऐसा बनाना पड़ेगा इसका कनेक्शन मास से कि हमें इतना चाहिए मोल, तो इतना मास ले लेना, तो तुम्हारा एक्सपेरिमेंट आप कर लोगे। या मान लीजिए गैस है, तो गैस में तो क्या रहता है, किसी भी कंटेनर में रखो उतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेता है, तो उस चक्कर में गैस का कनेक्शन हम बना देंगे इसके वॉल्यूम से। तो हम लोग मोल का, जो कि एवोगाड्रो नंबर के बराबर होने वाला है, होता है, उसका कनेक्शन बनाएंगे मास से और उसका कनेक्शन बनाएंगे गैस के लिए वॉल्यूम से। फिर हम आराम से लेबोरेटरी में और बाकी चीज़ों में इसका कनेक्शन फिट कर देते हैं कि भाई इतने ग्राम ये ले लो, इतने ग्राम ये ले लो, इतने ग्राम ये ले लो, रिएक्शन कराओ, ये बन जाएगा। इसी तरीके से इस रिएक्शन में अब हमारे लिए बोलना आसान होता है और समझना भी कि 2 मोल हाइड्रोजन के और 1 मोल ऑक्सीजन का देता है 2 मोल वाटर का। तो इसको हम मोल की तरह भी समझ सकते हैं, MOLE मोल पूरा लिख रहा हूं, और आप जानते भी हैं काफी बेहतर तरीके से कि ये 2 मोल है, यहां पर ये 2 मोल हो गया, यहां पर 1 मोल हो गया। और जो मोल है अब वो SI यूनिट की तरह ट्रीट की जाती है, और इसका जो सिंबल यूज करते हो आप, जो सिंबल है वो सिंबल में अब ये SI यूनिट की तरह ट्रीट होती है। सिंबल में केवल MOL लिखते हो, E नहीं लिखते हो, वर्ड्स में E लिखते हो, दैट इज द सिंबल ऑफ SI यूनिट। और ये क्या बनाता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मतलब किसी 1 मोल में इतने नंबर्स हैं। जैसे आपको बोले कि 1 सेंचुरी में कितनी चीजें होती हैं, तो आपको 100 चीजें होती हैं। 1 दर्जन में कितना आइटम होता है, तो 12 आइटम होता है। इसी तरह आप बोलोगे 1 मोल में कितने आइटम होते हैं, 1 मोल में इतने पार्टिकल्स होते हैं, इतने आइटम्स होते हैं। ये 1 मोल की कहानी है। आगे बात लेके चलते हैं हम लोग बेटा। तो बच्चों, जैसे हम लोगों ने देखा कि जो मोल है वो कन्वीनियंस का फैक्टर देता है, उसका कनेक्शन हमको अल्टीमेटली
मास से रिलेट करना पड़ता है और वॉल्यूम से, तभी हमारा बात बनेगा, तभी हम इजीली बातों को समझेंगे और कह पाएंगे। तो मोल कॉन्सेप्ट को बेहतर समझने के लिए कुछ टर्म्स बड़े इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फॉर्मूले वगैरह भी देखेंगे छोटे मोटे, उनमें ये इस्तेमाल होते हैं, तो पता होना चाहिए आपको। तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स टू अंडरस्टैंड मोल कॉन्सेप्ट। तो पहला जो टर्म होता है वो आपका आता है एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास क्या चीज़ होती है? मास ऑफ वन एटम। एक एटम को जो मास होगा उसे आप बोलेंगे एटॉमिक मास। बहुत सिंपल सी बात है, एक एटम का मास। दूसरी बात करते हैं मोलर मास। इधर आ जाते हैं पहले मॉलिक्यूलर मास पे। एक एटम का जो मास है वो एटॉमिक मास, एक मॉलिक्यूल का जो मास है वो मॉलिक्यूलर मास। जैसे कि H2 एक मॉलिक्यूल है जिसका इसका जो भी मास निकलेगा वो कहलाएगा उसका मॉलिक्यूलर मास। और एक तीसरी चीज़ इंपॉर्टेंट है जो कि कहलाती है मोलर मास। इसी को समझना ज़्यादा ज़रूरी है, बाकी बातें तो भी समझते रहेंगे हम लोग। मोलर मास में क्या? मास ऑफ वन मोल। हमारा जो मास होता है एक मोल की चीज़ होगा। एक मोल में कितना नंबर है हमारा, कितने पार्टिकल्स हैं? 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स या एवोगाड्रो नंबर जो आप पहचानते हैं। इतने पार्टिकल्स का जो मास होता है उसे बोलते हैं मोलर मास, या एक मोल पार्टिकल के मास को बोलेंगे मोलर मास। तो मोलर मास एक मोल पार्टिकल का मास। ठीक है, अभी जो मोलर मास है हम लोग केमिस्ट्री में डील कर रहे हैं, मतलब उसी की लैंग्वेज सीख रहे हैं। तो हमारे पास या तो एटम्स मिलेंगे या मॉलिक्यूल्स। अभी केमिकल इक्वेशन लिखी हुई आपने देखी थी, तो वहां पर या तो एटम्स बनते हैं या मॉलिक्यूल्स, उसी फॉर्म में आप लिखते हैं नॉर्मली इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अंडरस्टैंडिंग द मोल कॉन्सेप्ट। तो उसमें अगर एटम्स हैं तो एटम्स के मास को बोलेंगे ग्राम एटॉमिक मास। इस मोलर मास के अंदर उसको बोलते हैं GAM। इसको याद कर लीजिए, इस्तेमाल हो जाएगा अभी। तो GAM मतलब हो गया ग्राम एटॉमिक मास। जब भी ग्राम एटॉमिक मास मोला जाए GAM, तो ये समझना है कि एटम्स की बात कर रहा है। वन मोल ऑफ एटम, ये किसका मास है? एक मोल एटम का मास है। और जब एक मोल मॉलिक्यूल का मास होगा तो उसे हम बोलेंगे ग्राम मॉलिक्यूलर मास, GMM। तो GMM या GAM ये दोनों बात किससे लिंक्ड है? मोलर मास से। मोलर मास क्या होता है? एक मोल का मास। तो इस चीज को समझ के अब देखिए कुछ और भी लिखने की बातें आती हैं। जो एग्जाम्पल लिख रखा था नाइट्रोजन, जैसे आपसे बोले कि बेटा जो नाइट्रोजन होता है उसका मास कितना है, तो उसको लिखने की दो तरीके होते हैं। एक 14U एटॉमिक मास यूनिट है ये, तो AMU का शॉर्ट फॉर्म U भी लिखा जाता है। तो 14U और 14 ग्राम, दोनों के मतलब बिल्कुल अलग अलग हैं। और देखिए इसको फील भी कर सकते हैं। यहाँ पर जो नाइट्रोजन का एटम है उसका मास 14 ग्राम नहीं हो सकता। 14 ग्राम बहुत वजनी चीज हो जाएगी। 10 ग्राम का सोने का रेट ही 50,000 पहुंच रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा खासा होता है। आप जो लोग नॉर्मली मीडियम क्लास के लोग जो सोने की चैन पहनते हैं वो मुश्किल से 2 तोले की होती है 20 ग्राम्स की। आप समझिए, एक अंदाजा दे रहा हूं। तो 20 ग्राम्स और ये कहाँ 14 ग्राम, तो इतना भारी एक एटम थोड़ी हो सकता है भाई। आप समझ ही रहे होंगे मेरी बात। तो ये 14 ग्राम उस एक एटम का मास नहीं है, 14U उस एटम का मास है, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, और 14 ग्राम क्या चीज हो गई? तो 14 ग्राम इसका कहलाएगा GAM, एटॉमिक मतलब ग्राम एटॉमिक मास। तो ग्राम एटॉमिक मास हो गया 14 ग्राम, यानी एक मोल नाइट्रोजन एटम आप ले लीजिए। एक मोल नाइट्रोजन एटम यानी 6.022 इंटू 10⁻23 नाइट्रोजन एटम्स, उनका जब मास लेंगे तो 14 ग्राम आएगा। और 14 ग्राम को लेबोरेटरी में आप ले सकते हैं, तौल सकते हैं और उसका रिएक्शन करा सकते हैं। ये देखिए कन्वीनियंस हमको मिलनी शुरू हो गई मोल कॉन्सेप्ट से। अगर हम एटम पे फंसे होते तो हम उसको जोड़ घटाना नहीं कर पाते। तो ये नाइट्रोजन समझ गए होंगे, 14 एटॉमिक मास यूनिट, वो एक एटम का मास में बताया जा रहा, बहुत छोटी होती है एटॉमिक मास यूनिट। और 14 ग्राम कौन सा हो गया? एक ग्राम एटॉमिक मास, एक मोल नाइट्रोजन एटम का मास। अब कुछ न्यूमेरिकल्स भी इस पे करते हैं और समझने का और प्रयास करते हैं तो और अच्छे से आएगा। तो चलिए बेसिक कैलकुलेशन कुछ समझ लेते हैं। जैसे कि मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेशन आपको करना है, आपको आता ही होगा वैसे, फिर भी अगर हमें मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो एक मॉलिक्यूल लेना होगा। वो मॉलिक्यूल हमने समझने के लिए वाटर ले लिया, क्योंकि पानी तो दिन रात पीते हैं हम लोग, समझने में भी आसानी होगी। तो एक वाटर मॉलिक्यूल ले लिया, H2O होता है, ये भी आप जानते हैं।
अब यहां पर देखिए इनके रखे क्या, एक हाइड्रोजन का एटम था और कितने थे, ये एक हाइड्रोजन का कितना है जो एटॉमिक मास यूनिट आ जाएगा वो 1 है, और साथ में 2 इसके एटम है, प्लस 16 इसका एटॉमिक मास है और एक ये मौजूद है, तो टोटल को सम कर देंगे तो 18U आ जाएगा, 18U। समझ पाए होंगे आप। हाइड्रोजन यहां पर हाइड्रोजन एटम का कितना मास है, अब भाई ये तो आप समझ ही लेते होंगे ना, H2 में कौन सा एटम है कौन सा ऑक्सीजन है। H2 एक मॉलिक्यूल है, दिस इज 1 मॉलिक्यूल, एकदम बेसिक बात कर रहा हूं, सभी को आती होगी, और इसमें 2 एटम्स हैं हाइड्रोजन के और एक एटम है ऑक्सीजन का। तो हाइड्रोजन के 2 एटम है, हाइड्रोजन के एक एटम का मास कितना होता है, एक एटम का मास 1 AMU, जिसे आप शॉर्ट में 1U लिख रहे हैं, और एक ऑक्सीजन की बात करेंगे तो कितना होता है 16 AMU 16 है। तो इसी कैलकुलेशन के बेसिस पर हाइड्रोजन का 1 AMU इंटू दिस 2 मौजूद है, और ऑक्सीजन का 16 AMU और एक मौजूद है 16 × 1, तो 2 यहां से आ गया, 16 यहां, 16 2 18 यूनिट, तो 18 AMU। तो 18 AMU किसका है, ये इस मॉलिक्यूल का मास है, तो ये मॉलिक्यूलर मास है, ये मॉलिक्यूलर मास है 18U। इसी तरीके से एग्जांपल ले लेते हैं अगर CaOH2 का, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में आप देखते हैं कि 40 कैल्शियम का है मास ऑफ एटम, एक मौजूद है तो इंटू 1, और यहाँ OH में 16 इसका हो गया और एक इसका हो गया, 16 + 1 इंटू 2, ये 2 है, इंटू 2 तो 17 इंटू 2 34 + 40 74 यूनिट। ये क्या है, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल, जिसे आप मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूलर मास। अब देखिए इसी में कुछ करना नहीं है, अगर आपको इसको मोलर मास में लेना है तो ये अगर वाटर है, समझिए एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा, बाकी और सवाल भी आगे लगाएंगे। अगर ये वाटर है, 18U लिखा था जो निकाला था वो क्या था, मॉलिक्यूलर मास, यानी एक मॉलिक्यूल का मास, और अगर इसको U हटा के G लगा देंगे, 18 ग्राम कर देंगे, तो 18 ग्राम तो अच्छा खासा, आपको बताया था ना 10 ग्राम का 1 तोला होता, सोने का एग्जाम्पल दिया था, 18 ग्राम तो अच्छा खासा वजन हो गया, मास हो गया। तो वो मास कितना है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ग्राम मॉलिक्यूलर मास का मतलब क्या था, 1 मोल वाटर, 1 मोल में कितना होता है 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। इतने मॉलिक्यूल्स जो पानी की होंगे उनका मास 18 ग्राम है, मोलर मास है ये। मोलर मास का मतलब होता है 1 मोल का मास, बार बार रिपीट कर रहा हूं दिमाग में घुस जाए जैसे, तो इसे, क्योंकि ये मॉलिक्यूल की बात की थी इसलिए ग्राम मॉलिक्यूलर मास बोला था, अभी पीछे उन्होंने समझा है। तो इस तरीके से ये छोटी सी बात कंप्लीट होती है। अब देखते हैं कुछ फॉर्मूले या इनका लिंकेज कैसे है, क्योंकि अभी भी बात हम लोगों ने की थी ना कि मोल को अल्टीमेटली लिंक तो करना पड़ेगा मास से, जो लिंक कर दिया हम लोगों ने, अभी वॉल्यूम से लिंक नहीं किया गैस में, तो उसको भी लिंक कर देते हैं भाई, तभी तो हम लोग आगे कैलकुलेशंस को बढ़ा पाएंगे। तो आइए देखते हैं, तो उसके कनेक्शन को आगे बढ़ाते हुए जैसे आप देखिए कि अगर हम लोग 1 मोल की बात करें इन टर्म्स ऑफ, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एटम्स, परमाणु के सेंस में, एटम्स के सेंस में, तो 6.022 × 10⁻23 जो कि एवोगाद्रो नंबर है, और जिसको आप शो भी करते हैं Na से, दिस इज एवोगाद्रो नंबर, तो यहाँ आप Na भी लिख सकते हैं, तो एवोगाद्रो नंबर है। इतने एटम्स का जो मास की आप बात करेंगे उसे आप बोलेंगे GAM। अभी हम लोगों ने बात की थी ग्राम एटॉमिक मास, यानी 1 मोल एटम्स का जो मास होता है उसे बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास। इसी तरह अगर हम मॉलिक्यूल्स के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे तो इतने मॉलिक्यूल्स यानी 1 मोल मॉलिक्यूल्स का जो मास होगा उसे बोलेंगे GMM, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ये बात कर चुका हूं मैं आपको, ये दिमाग में आ गई होगी आपके बात। अब देखिए अगली बात, अगर गैस है तो गैस में क्या होता है यार कि गैस में क्या होता है कि किसी भी कंटेनर में रखेंगे ना तो वो तो भाग जाती है गैस, पूरे वॉल्यूम में लेती है, तो वॉल्यूम को रिलेट करने की कोशिश की जा रही है मोल को, जिससे हम उसके वॉल्यूम की बात कर सके, है ना। देखिए साहब, तो अब यहां पर 1 मोल की बात करेंगे तो 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल्स हमें चाहिए, ये तो पक्का है भाई, 1 मोल में इतने पार्टिकल्स होते हैं। अब इसमें ये पार्टिकल्स कैसे मिलेंगे, तो हम लोगों ने एक देखा क्या कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर STP का मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, मतलब आपका प्रेशर 1 atm होना चाहिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो कि 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी भी होता है, आप जानते होंगे, नहीं जानते तो पकड़ लीजिए।
और टेम्परेचर 273 केल्विन। जब ऐसी सिचुएशन हो, प्रेशर और टेम्परेचर इतना हो, तो उस समय अगर आप 22.4 लीटर की गैस ले लें, इतने वॉल्यूम की, समझ तो ना, एक कंटेनर लें जिसका वॉल्यूम 22.4 लीटर, एक कंटेनर ले आइए, दूध का, वो दूध वाला कभी कभी निकलता होगा तो देखे होंगे ना, लेके जाता है, वैसे ही कंटेनर ले आइए जिसमें करीबन 22.5 लीटर 22.4 लीटर का कैपेसिटी हो, और उस समय उसका प्रेशर रखिए 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, ऊपर से इतना चारों तरफ से प्रेशर क्रिएट कीजिए कि 180 के बराबर प्रेशर हो, और उसका टेम्परेचर सेट कर दीजिए 273 केल्विन। तो उस समय 22.4 लीटर का मतलब हो जाएगा कि उसमें हमको 1 मोल गैस मिलेगी। 1 मोल गैस का मतलब है उसमें जो पार्टिकल्स मिलेंगे वो एवोगाद्रो नंबर यानी 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स उस समय मौजूद होंगे। कौन सी गैस है इससे मतलब नहीं है, चाहे वो हाइड्रोजन गैस हो, ऑक्सीजन गैस हो या कोई और गैस हो। अगर वो आइडियल गैस के लिए है तो आइडियल गैस के लिए की तरह अगर बिहेव कर रही है वो, तो कोई भी गैस हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ द गैस, उसको 22.4 लीटर 1 मोल का वॉल्यूम होगा एट एसटीपी, ये ना भूलिएगा आप। और इसी को हम बोलते हैं गैस के कॉन्टेक्स्ट में मोलर वॉल्यूम। एक नया शब्द आ जाता है मोलर वॉल्यूम, इसको भी याद रखिए गैस के कॉन्टेक्स्ट में। फॉर ऑल गैसेस मैंने लिखी दिया है। तो हम ये समझ पाए कि मोल का कनेक्शन कैसे मास से और कैसे वॉल्यूम से रिलेट किया जा रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली वही करेंगे ना, तभी तो सुविधा होगी। हमें सुविधा तो होती है जो हम कर रहे होते हैं उसी में कोई चीज शामिल कर लें, इट इज इजी, है कि नहीं। अब हम लोग कुछ फॉर्मूले और न्यूमेरिकल की बात करते हैं, तो चलिए देखते हैं। तो चलिए कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं, फिर इसमें न्यूमेरिकल भी लगाएंगे और आपकी समझ में आएगा। तो देखिए फॉर्मूले की बात करें तो अगर एटम्स के कॉन्टेक्स्ट में बात है क्या, नंबर ऑफ मोल्स हमको निकालने हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, जो मास हमको दिया हुआ है इन ग्राम्स, है ना, वो उसको डिवाइड कर दीजिए ग्राम एटॉमिक मास से। तो ये क्या 1 मोल का मास होता है, 1 मोल जो एटम्स हैं उसका मास है, और ये टोटल है, आप डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ मोल आ जाएगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है। सेम चीज मॉलिक्यूल के लिए कि यहाँ पर मास ऑफ द गिवन सब्सटेंस यहाँ पे एटम के कॉन्टेक्स्ट में दे रखा था और यहाँ मॉलिक्यूल के कॉन्टेक्स्ट में दे रखा है, तो इसको डिवाइड मार दीजिए किससे, ग्राम मॉलिक्यूलर मास से, यानी 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल का जितना मास होता है उससे डिवाइड कर देंगे तो कितने मोल है वो आपको मिल जाएंगे। तो ये फॉर्मूला भी समझ में आता है हमको। नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मान लीजिए आपको पार्टिकल दे रखे हैं कि इतने पार्टिकल हैं, बताइए कितने मोल हैं इसमें, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स को आप डिवाइड कर देंगे एवोगाद्रो नंबर से। एवोगाद्रो नंबर मतलब ये नंबर, इस नंबर से आप डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ मोल मिल जाएंगे। अब बात करते हैं गैस के लिए। अगर गैस की सिचुएशन आपको वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम इन लीटर चेंज कर लेंगे हम लोग, तो इन लीटर वॉल्यूम रखिए और डिवाइड कर दीजिए 22.4 लीटर से, जो कि एसटीपी पर, तो एसटीपी पे जो वॉल्यूम दिया उसकी बात करिएगा और आपको नंबर ऑफ मोल मिल जाएंगे। तो ये फॉर्मूले बेसिक हैं और बिल्कुल आराम से लग जाते हैं। अब कुछ न्यूमेरिकल लेते हैं, छोटे छोटे लगा के दिखाता हूँ, देखिए आसानी समझ में आ जाएगा। ओवरऑल जो मैंने शुरुआत भी की थी, मोल कॉन्सेप्ट हमारे चीज़ों को कन्वीनियंस देता है। इट इज़ ये कन्वीनियंस के लिए कि जिसे आसानी से कोरिलेट करके हम लोग समझ सकें, लिख सकें, पढ़ सकें और आगे चीज़ें बढ़ाई जा सकें। तो चलिए आगे चलते हैं। चलिए एक छोटा सा न्यूमेरिकल लेते हैं हम लोग। उसमें बोला है फाइंड नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 490 ग्राम ऑफ H2SO4, यानी H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड जो 490 ग्राम का है, इसमें कितने मोल प्रेजेंट होते हैं। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है लेकिन समझ में आना चाहिए। तो हमने फॉर्मूला देखा था कि नंबर ऑफ मोल्स निकालना है और हमको अगर यहाँ मॉलिक्यूल का मास दिया है ना, तो ये जो गिवन मास है मॉलिक्यूल्स का डिवाइडेड बाय जीएमएम, जीएमएम मतलब आप समझ रहे हैं कि ग्राम मॉलिक्यूलर मास, यानी 1 मोल मॉलिक्यूल का जितना मास होगा वो। तो अब जीएमएम कैलकुलेशन कर लेते हैं H2SO4 का, यानी H2SO4 का 1 मोल का H2SO4 का मास कितना है। तो देखिए हाइड्रोजन 1 है, अब हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है वो 1 है, तो 1 है इंटू 2 यहाँ मौजूद है, 2 से मल्टीप्लाई किया, सल्फर का 32 है, 1 मौजूद है इंटू 1, यहाँ ऑक्सीजन का 16 है, 4 एटम मौजूद है, 4 से मल्टीप्लाई किया, इसको जोड़ लेंगे तो 98 ग्राम आएगा। तो 98 ग्राम क्या है हमारा बेटा, ये हमारा इसका 1 मोल मॉलिक्यूल का मास है। अगर हम यहाँ पे 98U लिख दें,
एटॉमिक मास यूनिट, तो ये एक मॉलिक्यूल का मास हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, आपको फील देने के लिए मैंने सोने की चैन का एग्जांपल दिया था। 98 ग्राम, तो 100 ग्राम अच्छा खासा वजन होता है बेटा। 100 ग्राम का तो बाट भी देखा होगा आपने जनरल मर्चेंट की शॉप पर, अगर गए होंगे कुछ लेने तो आप इससे थोड़ा रिलेट रखिएगा कि 98U अगर लिख दिया गया है तो 98U क्या है, एक मॉलिक्यूल का मास। एटॉमिक मास यूनिट में वो बहुत छोटी यूनिट होती है और मॉलिक्यूल एटम्स के मास को रिप्रेजेंट करने के काम में आती है। और अगर इसकी एक मोल ऑफ H2SO4 की बात कर रहे हैं तो 98 ग्राम आया, पकड़ पाए होंगे आप। अब सिंपल फॉर्मूला लगा दो, N इज इक्वल टू टोटल गिवन मास कितना है 490 ग्राम, और ये हमारा GMM कितना निकला है इस फॉर्मूले के लिए 98, तो 490 अपॉन 98 दोनों को आपने सॉल्व किया और 5 मोल्स इसके आंसर आ गया। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करना है तो 5 MOL, और ये हमारा आंसर है। यानी 490 ग्राम के अंदर 5 मोल हमारे मौजूद मिलेंगे। आइए एक छोटा सा दूसरा सवाल देखते हैं जो गैस के लिए बनता है। तो देखिए एक और क्वेश्चन लेते हैं गैस के सेंस में। तो अगर 112 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड, 112 लीटर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है STP, हमको नंबर ऑफ मोल्स पता करने हैं। बहुत ही आसान सवाल। तो आप फॉर्मूला जानते हैं, N इक्वल टू यानी नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, वॉल्यूम इन लीटर्स अपॉन 22.4 लीटर एट STP। तो STP पे दे रखा था कि 112 लीटर का वॉल्यूम मौजूद है और इसका दे रखा है, और 22.4 लीटर होता ही है एक मोल गैस के लिए STP पर, डिवाइड मार दीजिए 5 मोल आंसर आ गया। तो गैस के केस में इस तरीके से आप निकाल लीजिए, क्योंकि आप ये पहचान चुके हैं कि STP के ऊपर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर के ऊपर एक मोल जो गैस होती है उसका वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है। बस जितना भी बन रहा है आप लगाते चले जाइए। अच्छा, अभी तक जो दो सवाल हम लोगों ने किए हैं उसमें मास या वॉल्यूम हमको दे रखा था, यानी ग्राम या लीटर्स में, उससे मोल निकाला। देखिए इसमें भी वॉल्यूम दे रखा, मोल निकालना है। आपको ऐसा भी दे सकता है कि मोल दिया है और आपको वॉल्यूम या मास निकालना है, तो भी कोई इशू नहीं, उसके भी एक आधे सवाल कर लेते हैं, आप समझ जाएगा कि भाई आपसे बोल रखा है कि 3 मोल फला चीज़ है, अब कितनी मास है उसका या कितना वॉल्यूम है अगर गैस, वो कितना होगा बताओ। तो वो भी देख लेते हैं कि मोल से मास या वॉल्यूम कैसे निकालेंगे। आइए तो एक क्वेश्चन बेटा और देखते हैं। ये लिखा है कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 53 ग्राम ऑफ Na2CO3। 53 ग्राम्स में कितने एटम्स मौजूद हैं। भाई इसके कितने एटम है, इसके कितने, इसके कितने, और चाहो तो जोड़ के टोटल कितने, वो भी बातचीत की जा सकती है। तो अलग अलग मैं निकाल के दिखाता हूँ, बाकी जोड़ तो आप लेंगे ही चाहेंगे तो देखिए क्या करना होगा। पहले हमें इधर से 53 ग्राम से हमको निकाल लेना चाहिए नंबर ऑफ मोल्स पहले, कि कितने मोल्स हैं, और मोल निकाल लेने के बाद कितने उस मोल में मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। एक मोल में कितने मिलते हैं वोगाद्रो नंबर के बराबर, तो जितने मोल निकलेंगे उतने मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे, और उस मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एटम मिलेंगे। इस तरीके से आप करेंगे तो आसानी से बात बन जाएगी। आइए देखते हैं। अब देखिए मोल्स निकालने के लिए क्या है, फॉर्मूला हमने देखा था N इज इक्वल टू गिवन मास या मास गिवन इन ग्राम, जो कि 53 ग्राम है, और ग्राम मॉलिक्यूलर मास, तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास Na2CO3 का पहले निकाल लो। तो आप Na2CO3 का निकालेंगे तो 106 ग्राम आ जाएगा। बहुत बेसिक चीज़ है ये, आपने सीखा ही है। 23 इसका है, 2 सोडियम है प्लस कार्बन का 1 है, 12 × 1, और ऑक्सीजन का 16 × 3, सम करेंगे 106 ग्राम। तो मास गिवन 53 ग्राम और 106 ग्राम GMM निकला है, इसको डिवाइड मार दीजिए और आपकी वैल्यू हो जाएगी 0.5 मोल। तो यानी आधा मोल है, Na2CO3 आधा मोल है। तो एक मोल में हमें कितने पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल मिलते हैं, अवोगाद्रो नंबर के बराबर, Na के बराबर। तो आधे मोल में कितने मिलेंगे, 0.5 × Na। बड़ी अच्छी बात है। अब यहाँ देखते हैं ना कि कितने हमारे पास इस मॉलिक्यूल, इतने तो हमारे मॉलिक्यूल्स हो गए साहब। ये हमारे क्या है, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है ना, ये हमारे हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। आप समझ पा रहे होंगे, नंबर ऑफ मोल्स हमारे यहाँ आ गए थे, ये नंबर ऑफ मोल थे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारे देखिए यहाँ आ गए। अब हम नंबर ऑफ एटम्स में चलेंगे, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में एटम्स के लिए आ जाइए आप। तो सोडियम एटम की अगर हम बात करेंगे तो 0.5 इंटू अवोगाद्रो नंबर, इतने तो हमारे मॉलिक्यूल थे। एक मॉलिक्यूल में 2 सोडियम एटम है, तो 2 से मल्टीप्लाई, ये 2 है ना, देखो 2, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और जो रिजल्ट आ रहा है यानी 0.5 × 2 करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो अवोगाद्रो नंबर के बराबर एटम्स आ जाएंगे। फर्स्ट क्लास, आप समझ पाए होंगे। अगर हम बात करेंगे कार्बन एटम की, तो कार्बन में मॉलिक्यूल, इसमें मॉलिक्यूल कितने थे, 0.5 × अवोगाद्रो नंबर, इतने मॉलिक्यूल, और कार्बन का एक मॉलिक्यूल में एक एटम है, तो 1 से मल्टीप्लाई ही करना होगा यहाँ पर × 1, तो
तो इससे करेंगे तो वही रिजल्ट आएगा, यानी 0.5 यानी इसका आधा, ये वैल्यू इतनी आ जाएगी आपके एटम्स। ये कार्बन एटम्स आ गए। इसी तरीके से ऑक्सीजन एटम्स की बात करेंगे तो इतने तो मॉलिक्यूल थे, 0.5 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, और एक मॉलिक्यूल के अंदर ऑक्सीजन के 3 एटम हैं, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो बेटा। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे 0.5 इंटू 3, तो आप देख लीजिएगा बराबर ये देखिए इसकी वैल्यू तुम लोगों ने निकाली है ये ऊपर, इसी को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये रिजल्ट आ गया। और अगर आपको इसको जोड़ना हो तो आप जोड़ भी सकते हैं, टोटल कितने एटम है भाई, इसको लिखना हो तो आप, ये तो एवोगाड्रो नंबर है ना, इसको Na मान लीजिए, Na आया, और ये कितना, Na का आधा 0.5 Na, और ये कितना है, Na का 3 गुना 3 Na, तो टोटल एटम्स कितने जोड़ दो तो Na 3 1 4 और 4.5 Na, इतने टोटल एटम्स मौजूद हैं। Na की वैल्यू रख दो 6.022 इंटू 10⁻23, टोटल एटम्स निकल आएंगे। बाकी अलग अलग कितने एटम आए हैं यहां से आपको दिखाई पड़ ही रहा है। तो इस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं। और अगला एक क्वेश्चन लगाते हैं जिससे और क्लैरिटी आपको मिले और कॉन्सेप्ट अच्छी तरह दिमाग में आ जाए। तो बेटा एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। इसमें दिया है फाइंड मास ऑफ हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट इन 32 ग्राम ऑफ मीथेन। मीथेन होता है CH4, आप जानते ही होंगे। तो अब बात करते हैं कैसे निकालेंगे। पहले निकाल लेते हैं कि इस मीथेन में कितने मोल्स हैं। तो मोल्स का फॉर्मूला आपने देखा था, N इज इक्वल टू, मतलब N का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स, इज इक्वल टू मास गिवन, कितना मास दिया है। और क्योंकि ये मॉलिक्यूल इसलिए ग्राम मॉलिक्यूलर मास, जैसा हम लोग पढ़ते चले आए हैं। अब मास गिवन क्या है, 32 ग्राम, ये तो क्वेश्चन में ही दे रखा है। और GMM CH4 का निकाल लो, कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन का होता है 1 और 4 हैं, तो 12 और 4 16, तो 16 ग्राम हो गया। GMM में 16 ग्राम, आप समझ पाए होंगे। डिवाइड मार देंगे 2 मोल, यानी कि 32 ग्राम मीथेन में हमारे पास 2 मोल हैं। अब देखते हैं आगे कैलकुलेशन कि देखिए 1 मोल ऑफ मीथेन कंटेन्स, 1 मोल जो मॉलिक्यूल है मीथेन का, वो 1 मोल कार्बन एटम्स, ध्यान दीजिएगा ये मॉलिक्यूल है, दिस इज मॉलिक्यूल, और यहां एटम्स की बात की जा रही है। यानी 1 मोल जो मॉलिक्यूल है मीथेन का वो C सिंगल है ना, तो 1 ही मोल कार्बन रखता है। और जबकि 1 मोल मीथेन जो है ये 4 टाइम्स है, तो 4 मोल एटम्स रखती है। यानी 1 मोल मीथेन लेंगे तो असल में एटम लेवल पर कार्बन के हाइड्रोजन के 4 मोल हाइड्रोजन मिलेंगे आपको। तो 1 मोल पे 4 मोल हाइड्रोजन एटम्स, तो 2 मोल थे हमारे पास, तो 2 मोल पे कितने हो गए, 4 इंटू 2 यानी 8 मोल हाइड्रोजन एटम। अब फिर से फॉर्मूला लगा दीजिए, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास गिवन अपॉन, अब ये हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं तो ग्राम एटॉमिक मास की बात कर देंगे। तो ये 8 रख दिया, ये 8 क्या था, मोल लिख लेते हमारे, और m हमें पता करना कितना मास है, और GM हाइड्रोजन के लिए 1 होता है, तो 1 ग्राम। तो m इज इक्वल टू 8 इंटू 1, 8 इंटू 1 यानी कितना हो गया, 8 ग्राम। ये ग्राम है यहाँ पर, तो 8 इंटू 1 दैट इज 8 ग्राम। तो मास हाइड्रोजन एटम का कितना निकल के आया इसमें से, 8 ग्राम। इस तरीके से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए कोई असुविधा नहीं है, जो बेसिक चीजें बताई पकड़ के रखिए, सवाल निकलेगा। और लगाते एक इंटरेस्टिंग सवाल। तो अभी बेटा हम लोग एक क्वेश्चन और देखते हैं यहाँ पर, और देखिए ये लिखा हुआ है 350 क्यूबिक सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट 273 केल्विन एंड 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स। हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम वो फॉर्मूला नहीं लगा देंगे बेटा जो हम लोगों ने पढ़ रखा था कि नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है कि वॉल्यूम गिवन इन लीटर्स अपॉन 22.4 लीटर, क्योंकि ये तब लगता था जब ये STP पर हो, है ना। और STP का मतलब होता था 273 केल्विन का टेम्परेचर, और प्रेशर हमारा था 1 ATM। यहाँ दिक्कत क्या है कि यहाँ पर 2 ATM है। अगर यहाँ पर आपने ये फॉर्मूला तुरंत लगा दिया बिना कुछ सोचे समझे तो सवाल गलत हो जाएगा। ये जो फॉर्मूला था कब के लिए था, STP पर, और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड दे रखा है ये STP पर नहीं दिया है, तो हमको STP पर निकालना पड़ेगा वॉल्यूम कितना है, फिर ये फॉर्मूला लगा पाएंगे। उम्मीद है बात पकड़ पा रहे होंगे आप। अब देखिए आइडियल गैस के लिए ना आपको ये मालूम ही होगा, अगर छोटे क्लास में भी हैं तो ये फॉर्मूला PV इक्वल टू RT आपने पढ़ रखा होगा 1 मोल गैस के लिए। या इसको आप सिंपली लिखना चाहें तो आप इसको लिख सकते हैं P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। ये कांस्टेंट रहता है आइडियल गैस के लिए, आपको मालूम ही होगा। तो आइडियल गैस के लिए बिहेवियर लेके चलते ही नहीं, सवाल ही नहीं निकाल पाएंगे फिर हम लोग, या
मुश्किल आएगी। तो अब ये आगे बात करते हैं जो दिया है और जो हमको निकालना है। तो हमको क्या निकालना है कि इसका कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम कितना है एसटीपी पर 273 केल्विन पर और 1 एटीएम पर कितना है। तो चलिए पहली वाली कंडीशन ये पकड़ते हैं, P1 कितना है 2 एटीएम लिख देते हैं, वॉल्यूम कितना है 350 सेंटीमीटर क्यूब, यूनिट आप समझ के रख ही रहे होंगे, और T1 की बात करते हैं 273 केल्विन। इधर आ जाओ, प्रेशर कितना लेना है हमें, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे निकालना है, तो 1 एटीएम, कितना वॉल्यूम पता नहीं, टेम्परेचर 273 केल्विन। आप पता अब इस V2 को फाइंड करना है, ये देखिए कट गया और V2 की वैल्यू कितनी आ गई 350 इंटू 2 यानी 700 सेंटीमीटर क्यूब। अब आपको पता होगा कि हमें फॉर्मूले में लीटर में रखना होता है, तो 1000 सीसी में या 1000 सेंटीमीटर क्यूब में 1 लीटर होता है। और अगर हमको ये दे रखा है कि 700 सेंटीमीटर क्यूब, तो लीटर में अगर इसको बनाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको हमें 1000 से डिवाइड करना पड़ जाएगा लीटर के लिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए ना आप ये तो कैलकुलेशन समझते ही होंगे, 1 सेंटीमीटर क्यूब कितने के बराबर है 1/1000 लीटर के, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इतने के बराबर, तो 700 कितने के बराबर, इसको 700 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई 700/1000 इतना लीटर। अब ये जो वॉल्यूम है बेटा, अब ये एसटीपी पर है, अब फॉर्मूला लगा सकते हैं आप, अब इस फॉर्मूले को अप्लाई कर दीजिए आराम से, नंबर ऑफ मोल्स के लिए n = वॉल्यूम कितना निकाला आपने 700/1000 लीटर्स में डिवाइडेड बाई 22.4 लीटर। अब इसको आप डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.031, और आगे क्या लिखना चाहिए, मोल्स निकालें तो मोल्स लिखना चाहिए, ये हो गया मोल्स और ये आपका आ गया आंसर। तो इन बातों का भी गैस के कॉन्टेक्स्ट में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि जो कॉन्सेप्ट था और ये जो कुछ न्यूमेरिकल्स थे 4-5, ये मोल कॉन्सेप्ट पे आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएंगे। ध्यान रखिएगा कि कोई भी चैप्टर पढ़ें, फिजिक्स में पढ़ें, मैथ्स में पढ़ें, केमिस्ट्री में पढ़ें, बायो में पढ़ें, आप ज़रूर ये समझने की कोशिश करें कि इस चैप्टर का सोल क्या, ये चैप्टर का टॉपिक हमें बताने क्या वाला है, उससे आपका इंटरेस्ट जगता है और फिर आपको मज़ा आता है तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। बाकी डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक आपके लिए दे रखे हैं जो आपके लिए बड़े फ्रूटफुल हो सकते हैं, देखना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।